नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सीधी बात में ब्यूरोक्रेसी में एक जो राजनीति में आने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, या यूं फिर कहें कि राजनीति को लेकर ब्यूरोक्रेट में जो एक नई तरीके की दिलचस्पी देखने को मिली है, उस दौर में भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको ऑफर भी मिला कि आप राजनीति में आइए, और उस दौर में उनकी लोकप्रियता भी इस तरीके की रही कि वो राजनीति में आते तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो लोग स्वीकार भी कर लेते, फिर भी वो लोग राजनीति में नहीं आए। अभी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के कई खास आईएएस अधिकारियों के चुनाव में कदम रखने की चर्चा है। मनीष वर्मा तो आ ही गए हैं, दिनेश राय उस तैयारी में हैं, कई और अधिकारी हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं। हमारे साथ अभियानंद जी है। सर नमस्कार। नमस्कार संतोष जी। आपको उस दौर में जब आप बिहार के डीजीपी थे, उस दौर में आपको राजनीति में आने का एक बड़ा ऑफर दिया गया था, लेकिन आप उस ऑफर को स्वीकार नहीं किए। क्या वजह रहा? कितना बढ़िया आराम से ज़िंदगी जीने का एक जरिया था राजनीति में आना, और एक बार आ जाते तो फिर बाहर निकलने की जरूरत। देखिए सुनील कुमार अभी शिक्षा मंत्री हैं, पता नहीं आपको सरकार कौन सा मंत्रालय देता। आपके प्रश्न का उत्तर मैं अगर थोड़ा पीछे जाके दूं जी, तो मैंने जब नौकरी ज्वाइन की थी जी, उस समय से ही लगाव तो छोड़िए, दुराव था मेरा राजनीति से। जी, जब भी कोई राजनीतिज्ञ से बात होती थी, मैं शिष्टाचार वश उनसे ढंग से बात कर लेता था, लेकिन मन में कभी ये भावना ही नहीं आई कि इनके साथ थोड़ा नज़दीकी बढ़ाई जाए। मैंने नहीं किया उसको। ये शुरुआती दौर की बात थी। जब नौकरी के अंत में आया और 2005 के बाद से नज़दीक आया, उस समय और अभी भी वही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो 2005 से लेकर के 2014 तक, जब तक मैं नौकरी में था, बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिला। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब भी वार्ता होती थी तो राजनीति पर एक शब्द भी बात नहीं होती थी। जो भी बात हुई वो या तो कानूनी बात हुई या प्रशासनिक बात हुई। ये मेरे साथ हुआ। जब नौकरी समाप्ति पर आई तो एक बार मुलाकात हुई, और अकेले में मुलाकात हुई, तो उन्होंने ऑफ़र किया कि अब तो आपकी नौकरी समाप्त हो रही है, तो आप क्यों नहीं मेरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं और राजनीति में आइए। मेरा प्रॉम्प्ट आंसर था कि मुझे भीख मांगने का शौक़ नहीं है। और ये प्रॉम्प्ट था, मतलब इसमें ज़रा भी विलम्ब नहीं हुआ देने में आंसर। तो उन्होंने पूछा भी कि हम लोग क्या भीख मांगते हैं। हमने कहा कि इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान हाथ जोड़ करके जो वोट की भीख मांगते हैं, और कोई चीज़ नहीं तो वोट तो मांगते ही हैं आप, हमें वोट दीजिएगा इस बार। तो ये जो हाथ जोड़ना हुआ, ये याचना है या अभिवादन है? ये प्रश्न मैंने किया उनसे। मैं इसे याचना मानता हूँ। मेरे पास देने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है जो मेरा अपना है, वो है फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का ज्ञान। और ये मैं दे सकता हूँ, गरीब बच्चों को दे सकता हूँ, फ्री दे सकता हूँ, और मैं दे रहा हूँ। नौकरी के दौरान भी दे रहा था, अभी भी दूँगा। तो मैं वो प्रेफर करूँ या वार पलटवार बयान, काउंटर बयान
पूरी राजनीति तो घूम के यही है, और जब इलेक्शन आ जाता है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हमको दे दीजिएगा वोट। और जो संतोष जी थॉट प्रोसेस में मेरे आया था कि वोट हमने मांगा एक याचना की तरह, वोट जब मिल गया तो वो शक्ति बन जाती है। ये मेरे समझ ही में नहीं आता है कि जो चीज़ आपको याचना में मिलती है वो शक्ति कैसे बन जाएगी। अगर उसको क्रूड शब्द में कहें तो ये भीख है, और भीख के स्वरूप दिया भी जाता है, तो भीख में शक्ति नहीं मिलती है। इस पर थोड़ी चर्चा भी हुई उनके साथ, क्योंकि उन्होंने अपना आर्गुमेंट दिया कि ऐसा नहीं है, जब हम लोग 5 साल काम करते हैं तो 5 साल काम करके जब उपलब्धि हमारी होती है तो हम जनता के बीच जाते हैं और तब कहते हैं कि हमको आपने मौका दिया था, हमने किया, तो अब मुझे मेहनताना दीजिए। यही तर्क होता था, अभी भी ये तर्क चलता है। बट आई डिसएग्रीड विथ इट। आई सेड अगर मान लीजिए ये सही भी है तो क्यों आप इसको शक्ति मानते हैं? वोट मिला अगर मेहनताना के रूप में मिला है तो ये आपकी शक्ति नहीं हो सकती है, ये जीविकोपार्जन हो सकता है। वेयर इज़ द शक्ति बिहाइंड इट? तो पूछा भी गया हमसे कि तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी? हमने कहा शक्ति जब भी आती है तो तपस्या से आती है। ये भी पूछा गया हमसे कि तपस्या का तात्पर्य क्या होता है? तो मैंने उनको कहा कि तपस्या का तात्पर्य है जो चीज़ आपको बिना कुछ लिए हुए दिया है आपने, वो तपस्या है। आप जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं या जो नेताजी सरकार में रह के काम कर रहे हैं, वो सब पैसा लेकर के काम कर रहे हैं। मैं घूस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तनख्वाह की। आपने तनख्वाह लिया और काम कर दिया, तो इसमें कोई बड़ा डील तो है नहीं। जैसे आप होटल में गए, खाना खाए, उसने आपको खाना खिलाया, आप खुश हुए, आपने पैसा पे कर दिया। वेयर इज़ द बिग डील? ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमें मुख्यमंत्री बनाया गया या कोई और पद दिया गया, ये सरकारी पद भी हो सकता है। जैसे मैं डीजीपी था, तो वेयर वाज द बिग डील? हमको सरकार ने तनख्वाह दिया और बहुत प्रिविलेजेस दिया। साधारण प्रिविलेज बड़े पदों पर नहीं रहता है। तो ये सब प्रिविलेज ले करके आपने कुछ काम कर दिया तो उसका आप डंका तो नहीं बजाइएगा। हमने ये कर दिया, आपने अपने पॉकेट से नहीं किया है। मेरा इतना ही फीलिंग होता है कि अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने किसी का नहीं लिया है, कुछ भी नहीं। कोई विद्यार्थी या उसका परिवार नहीं कह सकता है कि सर को हमने एक पैसा दिया, लेकिन हमने उसको पढ़ाया और उसके कारण वो आईआईटी पहुंचा, एक गरीब परिवार से निकल कर के पैसा कमाने लगा, उसकी आर्थिक स्थिति बदल गई। हमको खुशी होती है। खुशी इस बात की नहीं कि वो आईआईटी पहुंच गया, खुशी इस बात की कि जो किया मैंने वो बिना कुछ लिए हुए किया। तो यही सब कारण थे जिससे कि मैंने बहुत सोचा था इस पर। मुझे लगा कि नहीं, ये धंधा तो नहीं करना है। राजनीति को धंधा मानते हैं ना? धंधा तो है ही है, नौकरी भी धंधा है। धंधा मतलब हुआ एक हाथ से दीजिए, एक हाथ से लीजिए। तो हमने जो भी किया है एज ए पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उसमें हमने सरकार से सैलरी ली, उसका प्रिविलेजेस लिया, पर्क्स लिया। तो धंधा तो हुआ ही, एक हाथ से दीजिए, एक हाथ से लीजिए। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ और उससे जो बच्चे निकल रहे हैं, आपने एक बच्चे की स्टोरी कवर की थी, अम्बरीश राय, आप
देखे होइएगा उसका घर का क्या हालत था। और वो लड़का आज इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में कलकत्ता में क्वालिफाई करके चला गया, पढ़ना शुरू कर दिया उसने। 3 साल के बाद लैक्स में उसका पर एनम सैलरी होगा कमर्शियल मैरीटाइम कंपनी में। तो उसकी ज़िंदगी और उसके परिवार की ज़िंदगी तो बनी। एक भी अगर मैं साल में बना दूंगा तो मैं समझूंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है, बजाय इसके कि कहीं से जा कर के भाषण दे दो और प्रेस में ब्रीफ कर दो और सवाल का जवाब दो, टका सा जो आता भी नहीं है वैसे जवाब देना। नहीं, लेकिन एक शिक्षक के रूप में, और अगर आप सरकार में रहते तो एक अमरीश क्या हजारों अमरीश पैदा कर सकते थे। एकदम, ये प्रश्न लोगों ने पूछा हमसे और इस पर भी हमने बहुत गौर करके देखा। आपको मैं एक सेंटेंस बताऊं, एनीथिंग विच इज बिग और बिकम्स बिग बिकम्स इसेंशियली ब्यूरोक्रेटिक। अंग्रेजी में, हिंदी में कोई भी व्यवस्था बहुत बड़ी हो जाए तो वो सरकारी बन जाती है। और सरकारी व्यवस्था मतलब वो डिलीवर नहीं करेगी, वो सिर्फ मेंटेन करती है अपने को। अगर हम सुपर 30 को खूब बड़ा बना देना चाहें तो वो विलुप्त हो जाएगा। बेस्ट होता है कि कोई भी चीज़ को छोटे छोटे पैमाने पर किया जाए तो वो डिलीवर करता है। समाज को डिलीवरी से मतलब है, समाज को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना व्यापक बना देंगे। और जैसे ही व्यापक बनाइएगा, मेरा मानना है वो ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा, जो डिलीवरी कभी नहीं कर सकेगा। तो इतना सारा काम हो रहा है, रेल पुल पुलिया सब नीतीश जी में तो डिलीवर हुआ तब तो। अच्छा, इसको अगर आप वैसे भी ले लीजिए कि रेल पुल पुलिया बना तो किसने अपने पॉकेट से बनाया? किसी ने नहीं। तो फिर उसका क्रेडिट क्यों लेना चाहता है? आप होटल में जाके खाना खाते हैं तो पैसा देते हैं, खाना खाते हैं, तो ना आपका कोई एहसान है होटल वाले पर और न ही होटल वाले का एहसान है आप पर। तो इसका एहसान दिखाने का क्या औचित्य? तो कुछ नहीं है। तो राजनीति यही है, राजनीति यही है कि थोड़ा करो, बड़ा बनाओ, रिजल्ट नहीं। फिर भी सर कुछ तो ऐसा आकर्षण, मान लीजिए कोई ब्यूरोक्रेट में IAS है, IPS है, जो चीज़ आप कुछ आकर्षण क्या है? आपको क्या लगता है कि कहाँ लोग क्योंकि राजनीति में बहुत टफ है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान गेम। जिसको आपने अभी वर्ड यूज़ किया टफ है, हाँ, ये टफ क्यों है मालूम है? जब आप लेट होकर के आइएगा राजनीति में तो जो लोग 18-19 साल के से राजनीति में आए हुए हैं वो आपको जूनियर बनाएगा, कहेगा आप भले कहीं सीनियर रहे होइएगा लेकिन राजनीति में तो आप जूनियर हैं। तो हमको वहाँ नहीं जाना है जहाँ हमने इतना तजुर्बा किया। ठीक है, तजुर्बा मेरा पुलिस का था, राजनीति का नहीं था। लेकिन अगर हम राजनीति आर्ग्यूमेंट के लिए ज्वाइन कर ही लेते तो मालूम होता है कि जितने यंग लड़के सब पहले से आ गए हैं वो कहते हैं सर पीछे लाइन में लगिए, यहाँ आपकी जगह पीछे हो गई है। नहीं तो आकर्षण क्या लगता है? आप मान लीजिए दोनों पॉलिटिशियन को भी देखे हैं आप, और आप अपने पद पे रहते हुए भी देखे हैं, तो क्या मतलब सरकार में रहते हुए उस ब्यूरोक्रेट को क्या आकर्षण दिखता हुआ भाई? मतलब क्यों उस तरफ बात? संतोष जी, इसका आंसर तो जो लोग आकर्षित हो गए हैं उनको ही मालूम होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको मैंने शुरू में ही कहा कि जब स्टार्ट हम किए थे अपनी नौकरी, उसी समय बहुत क्लियर था कि राजनीति से तो बात ही नहीं करनी है। कई एक इंस्टेंस आपको सुनाते हैं, बहुत अर्ली था, सासाराम में ASP था मैं। तो एक कोई घटना हुई जिसकी चर्चा असेंबली में हो गई।
उस समय जो भी अपोजिशन पार्टी के एमएलए थे वो लोग देखे कि अच्छा इनको असेंबली में डिबेट हो रहा है इनके ऊपर, मेरे अगेंस्ट में डिबेट हो रहा था, तो उन्होंने आकर के जो अपोजिशन पार्टी के एमएलए थे उन्होंने कहा कि बहुत सहानुभूतिपूर्वक कि आपके खिलाफ ऐसे लोग बोल रहे हैं तो आप का मैटर हम लोग टेकअप करेंगे। तो हमने प्रणाम किया, हमने कहा कि आपकी आवश्यकता नहीं है, मैंने जो किया है वो मैं स्वयं डिफेंड कर सकता हूँ, आई डोंट नीड यू टू डिफेंड मी। ये अगर हम नहीं बोलते तो आई वुड हैव फॉलन इनटू द ट्रैप कि अच्छा राजनीति के लोग आ गए, अब वो लोग आपका मामला उठा रहे हैं या आपके पक्ष या विपक्ष में बोल रहे हैं। बट आई वॉज वेरी क्लियर बहुत अर्ली, मतलब 3 साल 4 साल की नौकरी में, कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने को डिफेंड करने के लिए, वो चाहे असेंबली हो या कोर्ट हो। चलिए, तो क्यों राजनीति में नहीं आए अभयानंद जी? बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है, लेकिन नीतीश कुमार के 2005 से लेकर 2020 वर्षों के शासनकाल में शायद यहाँ तो नीतीश कुमार ने रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम ही चला रखा है, मतलब जो भी रिटायर हुए उसके बाद आगे कहाँ जाएंगे 5 साल के लिए ये तय होता था। लेकिन अभयानंद जी उस और भी नहीं मुखातिब हुए, चुनाव लड़ने की बात कह के उस दौर में भी शामिल नहीं हुए। तो ये क्यों शामिल नहीं हुए, इस बातों को उन्होंने वाकई में अपने संदर्भ को जताते हुए उसने अपनी बातों को रखा है। लेकिन एक सवाल चलते चलते है, वो सवाल तमाम ब्यूरोक्रेटिक मिशनरी से भी मेरा है कि आखिर हमें तो लगता है कि एक थानेदार भी जो डिलीवर कर सकता है ना, वो एक मंत्री डिलीवर नहीं कर सकता है। एक थानेदार अगर सही तरीके से थानेदारी कर दे, एक शिक्षक ईमानदारी से पूरे जीवन में पढ़ा दे, तो जो चीज़ वो सोसाइटी को, जो चीज़ें सिस्टम को दे सकता है, हमें नहीं लगता है कि एक मंत्री और इस तरीके की चीज़ों को डिलीवर कर सकता है, सांसद विधायक कर सकता है। फिर भी बड़ा आकर्षण है, और उस आकर्षण की वजह क्या है ये तो राजनीति में जो लोग हैं वही बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन हमें तो लगता है कि एक पत्रकार को भी वो उस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखती, जितना जीवन उनका अव्यवस्थित रहता है। पता नहीं क्यों आज के ब्यूरोक्रेट उस जीवन को स्वीकार करने को तैयार है। खैर चलिए, इसे सीधी बात को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।